नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेड की 2 दिनों की अहम बैठक आज से करीब 95% जानकारों को दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद। फेड चेयरपर्सन ने भी दरों में बढ़ोतरी के दिए थे संकेत। फेड बैठक से पहले अमेरिकी बाजार में मिला जुला कारोबार। डाउ जोन्स एक बार फिर नई ऊंचाई पर, हालांकि एशियाई बाजारों की भी मिलीजुली शुरुआत। टाटा मोटर्स में 5 करोड़ शेयरों के लिए 2,500 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील आज संभव। मॉर्गन स्टैनली ने शुरू की खरीद की प्रक्रिया। सूत्रों के मुताबिक टाटा सन्स के लिए हो रही है खरीदारी। टीसीएस की ईजीएम आज। मिस्त्री और नुस्ली वाडिया को डायरेक्टर पद से हटाने पर लग सकती है मुहर। सूत्रों के मुताबिक मिस्त्री के पक्ष में एलआईसी करेगा वोटिंग। नोटबंदी के बाद पहली बार आएंगे रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। नवंबर में महंगाई दर करीब 4.25% रहने का अनुमान। खाने पीने की महंगाई में मिल सकती है राहत। आज आएंगे कोल इंडिया के दूसरी तिमाही के नतीजे। मुनाफा करीब 12% घटने की आशंका। कमजोर वॉल्यूम और ई ऑक्शन का असर नतीजों पर दिख सकता है। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे बैंक। लोकल सर्किल्स के नए सर्वे में 36% लोगों ने नोटबंदी के फैसले को लागू करने पर उठाए सवाल। चलिए सबसे पहले देख लीजिए किस तरह का कामकाज के इंडिकेशंस आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है एसजीएक्स निफ्टी, वो दिखा रहा है कि एक फ्लैट ओपनिंग शायद आज के कारोबारी सत्र में आपको देखने को मिले। दरअसल आज शाम से यूएसएफओएमसी यानी कि अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी जो रेट सेटिंग कमेटी है उसकी आज देर शाम से भारतीय समय अनुसार 2 दिनों की बैठक की शुरुआत होनी है। और उससे पहले ग्लोबली इक्विटी मार्केट थोड़े से कॉशियस, थोड़े से नर्वसनेस के साथ कामकाज करते हुए। डाउ जरूर एक नए उच्चतम स्तरों पर पहुंचा है, लेकिन अमेरिका के बाकी दोनों बेंचमार्क एसएनपी, नैस्डैक लाल निशान में। यूरोप के मार्केट्स प्रेशर में आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ एफओएमसी, खैर वो कच्चे तेल में जो उबाल आया है, उछाल आया है, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट रिटर्न नील सिंघवी के मुताबिक भारतीय बाजारों में आज एक रेंज में, एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। वो रेंज आपकी स्क्रीन पर 8100 से 8250 के बीच में ट्रेड। ऐसे में इस रेंज को कैसे प्ले अप करा जाए, इस पे अनिल से मैं डिटेल में आगे बातचीत करूंगा। लेकिन पहले इस समय तो ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है। मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आज से फेड की अहम बैठक शुरू होने वाली है, क्या उम्मीद की जाए और ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत है मेरे लिए? देखिए, फेडरल रिजर्व की जो बैठक आज से शुरू हो रही है उसको लेकर के एकदम एक तरीके से पूरी दुनिया मुतमईन है कि 0.25% फेड अपने रेट बढ़ा देगा। इसको लेकर के कोई अब संदेह नहीं बचा है। तमाम सर्वे, तमाम पोल में ये एक तरीके से मान लिया गया है। अगर ऐसा होता है, जो जिसका नतीजा भारतीय समय अनुसार गुरुवार को सुबह पता चलेगा, तो वो बहुत फर्क नहीं पड़े क्योंकि ये डिस्काउंटेड है। लेकिन अगर इससे ज्यादा या उनकी कमेंट्री में ये कहा जाता है कि कैलेंडर ईयर 17 में 3 हाइक और होंगी, जिसकी बात चल रही कि इसको मिला के कुल 4 हाइक, तब शायद ज्यादा दिक्कत होगी। अगर ये हाइक के बाद कमेंट्री होती कि आगे फिर डेटा देखे जाएंगे तो थोड़ी राहत होगी। लेकिन अगर 4 हाइक की बात कही जाती है तो बाजार थोड़ा सा सस्पेक्ट डरेंगे, थोड़ा सा शंका होगी। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कोई दिक्कत नहीं, वहां रेट कट को लेकर कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तेजी बनी हुई है। कल भी डाउ ने एक नया हाई बनाया, तो एक मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वहां पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। सपोर्ट क्रूड ऑयल की तरफ से भी मिल रहा है क्योंकि जो रविवार को बैठक हुई थी ओपेक नॉन ओपेक की, उसका फैसला कल मार्केट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। कच्चे तेल में मजबूती बनी हुई है। तो तस्वीर जो निकल के आ रही है, अमेरिका पूरी दुनिया से अलग बिहेव कर रहा है। आप यूरोपियन मार्केट देखिए, वो अलग इसमें चल रहे हैं क्योंकि इटली में अब नए पीएम आने वाले हैं। वो किस तरीके से चीजों को रखेंगे सामने, उसको लेकर के यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा भी संशय में है। लेकिन अमेरिका का बिल्कुल क्लियर रास्ता। और इमर्जिंग मार्केट के लिए दिक्कत यह है कि डॉलर की मजबूती रुक नहीं रही है, वो लगातार स्ट्रेंथन होती दिख रही है। और फेड के फैसले के बाद तस्वीर फिर बदलेगी। तो क्रूड अपना रोल प्ले कर रहा है और अमेरिकी बाजार लगातार तेजी की हो रहा है। तो 0.25% की कट बहुत बड़ी चिंता नहीं होगी। बिल्कुल। कच्चा तेल 18 महीनों के हाईस पे, वो ओपेक नॉन ओपेक के बीच में जो सहमति बनी है 2001 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि नॉन ओपेक भी प्रोडक्शन कट करता हुआ नजर आएगा। तो कच्चे तेल में उछाल का भी एक इंपैक्ट है। लेकिन हाँ, जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, 1/4 हुआ तो शायद डाइजेस्टेड है, शायद एंटिसिपेटेड है, शायद बाजार को पता है। लेकिन इसके अलावा अगर ज्यादा रेट हाइक हो जाता है यूएस में
तो उभरते बाजारों के लिए दिक्कत की बात, या फिर यूएस के बाहर तमाम इकोनॉमीज के लिए दिक्कत की बात। और दूसरा, जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, अब तो साल का आखिरी समय है, तो 2017 के लिए फेड की कमेंट्री क्या होगी, वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल शाम भारतीय समय अनुसार वेडनेसडे को, यानी कि देर रात वो आउटकम आएगा, थर्सडे को हम उस आउटकम पे रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो फेड का आउटकम से पहले नर्वसनेस है, वो कल भी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। कल भी कमजोर शुरुआत हुई हफ्ते की। सेंसेक्स निफ्टी में 1% के आसपास की कमजोरी थी। दिन के हाई से निफ्टी 60 पॉइंट नीचे, और इनफैक्ट 8200 के नीचे स्लिप होकर हमने 8170 के लेवल्स पे कल क्लोज दिखाया है। क्या वजह थी? एक तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती के चलते दबाव था भारतीय बाजारों में। फेड मीट के आउटकम से पहले अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट्स कॉशियस होते हुए थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। हेवीवेट जो है, बैंक्स हो, ऑटो हो, एफएमसीजी हो, इन सेक्टर्स में भारतीय बाजारों में कल अच्छा खासा प्रेशर था। प्लस ध्यान रखें, एक तो कल कई सारे मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स बंद थे, तो वॉल्यूम्स भी भारतीय बाजारों में ठंडे थे, तो कमिटमेंट की कमी थी इंडियन मार्केट्स में। और हमने वो कच्चे तेल का उछाल, आईआईपी नंबर्स कमजोर होना, तो ये भी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो तमाम फैक्टर्स से चलते हमने कल हफ्ते की कमजोर शुरुआत होती हुई देखी। मिड कैप, स्मॉल कैप भी दबाव में थे, इसलिए मार्केट ब्रेथ भी कल कमजोर देखने को मिली। एक और दिक्कत की बात, एफआई की बाइंग के आंकड़े में रोज रोज उत्साह से बता रहा था आपको, 4 दिनों से एफआई की बाइंग चल रही थी। कल फिर एफआई की बिकवाली का आंकड़ा है, हालांकि 94 करोड़ रुपीस के आसपास, लेकिन वो जो 4 दिन का ट्रेंड था एटलीस्ट वो तो रिवर्स हो गया कल। और डीआईआईस की भी कल, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की भी कल बिकवाली का आंकड़ा है 266 करोड़ रुपए का। तो ग्लोबल मार्केट्स कॉशियस हैं, मिलजुला कामकाज हो रहा है, थोड़े से नर्वसनेस के साथ ट्रेड्स हो रहे हैं। एफआई, डीआईआईस की बिकवाली के आंकड़े भारतीय बाजारों में आते हुए, और डॉलर इंडेक्स जिसने कल मूड बिगाड़ा था, हालांकि वो ऊपरी स्तर से ठंडा हुआ है। थोड़े से मिले जुले संकेत हैं, दबाव की तरफ ज्यादा इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में सीएनबी सिवास के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, कैसा ट्रेड पैन आउट होगा? एक तो वो, हालांकि मैं आप सबको, आपके जैसे हमने हेडलाइन में कहा है, टाटा मोटर्स के लिए जो खरीदारी होने वाली है, कहा जा रहा है प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, तो टाटा ग्रुप कंपनीज भी आज फोकस में रहेंगी, शायद हरे निशान के साथ कामकाज हो, तो कुछ हद तक सपोर्ट वो पॉकेट देगी, सेंटिमेंट सुधारने का काम करेगी। तो अनिल जी, आज ट्रेड कैसा होगा, कैसा पैन आउट होगा, रणनीति क्या हो? मैं शुरुआती कोट प्लेट पढ़ रहा था, एक रेंज होने वाली है, तो इस रेंज को कैसे प्ले अप करूं? गुड मॉर्निंग आशीष। जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, पहली चीज तो ये कि तो मोटर्स ले रहे हैं, लेकिन वो कितनी प्रीमियम पर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सप्लाई आ जाती है और अगर जो उन्हें 0.2% स्टेक खरीदनी है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम पर ना बिके और नीचे के दामों पे अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एफआई बेचने वाले होंगे ज्यादातर, वो कितनी प्रीमियम पर देने के लिए तैयार हो गए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, और उसके दम पर डिसाइड होगा कि टाटा ग्रुप के शेयर कितना भागते हैं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, जहां तक बाजार का सवाल है, थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है फेड की बैठक के पहले, और मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। डेटा मिले जुले हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, थोड़ी सी खरीदारी धीमी पड़ती हुई दिखी है, एफएनओ में भी थोड़ी बिकवाली हुई है एफआई की तरफ से, और ऊपरी स्तरों पर दबाव भी दिखा रहा है। 8300 को पार करना वैसे भी मुश्किल है, जो हम शुक्रवार को बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है 8250, 8300 ऊपर की रेंज क्लियरली डिफाइंड है, उसके ऊपर जाने के लिए बाजार तैयार है नहीं। नीचे अभी 8100 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, तो बेहतर ये होगा कि भारतीय बाजार खुलने तक एशियाई बाजारों पर नजर रखें, एशिया किस तरह का ट्रेड दिखाता है, क्योंकि अब हम अमेरिका के बजाय एशिया पर ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। तो अगर एशियाई बाजार मिले जुले रहते तो कल भारतीय बाजार क्योंकि ज्यादा गिर चुके तो एक रिकवरी दिखा सकते हैं, लेकिन इस रिकवरी में 8250 के ऊपर जाकर टिकेंगे, इसमें मुझे संदेह। तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड पर पहले पहुंचे तो 8225, 8250 वो रेंज है जहां पर थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की करनी चाहिए, या थोड़े शॉर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। नीचे 8100 के आसपास खरीदारी का मौका बनेगा। ये तो हो गया निफ्टी की बात। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 18150, 18200 ये बेहद अहम सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के आसपास पहले पहुंचे बैंक निफ्टी तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपर की तरफ 18650, 18700 वो रेंज है, जहां जाकर अटकेगा तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। तो क्लियरली ऐसा लग रहा है थोड़ा सा नो ट्रेड जोन है, और इसी वजह से मैं बहुत क्लियर कट बाय या सेल की रणनीति अभी नहीं देख रहा हूँ। घंटे भर में एशिया की स्थिति साफ होगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो नो ट्रेड जोन है, जैसे अनिल बार बार हाईलाइट भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ट्रेड करना है तो इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा। अनिल जी, कल आप ऑफिस नहीं आए थे, भारत को जिताने में मदद कर रहे थे क्या? कल मैं थोड़ा छुट्टी पर था आशीष, लेकिन आप जिस तरह के इनिंग डिफीट दिए वो काफी जबरदस्त, और खास तौर पर जबकि पहले दिन इंग्लैंड का पलड़ा भारी था, लेकिन बाकी 3 दिन जबरदस्त कमबैक किया है। बिल्कुल
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो अनिल जी की रणनीति आती हुई 8100 से 8250 के बीच में एक ट्रेडिंग रेंज है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमेशा की तरह वो बिकवाली करने के मौके होंगे, नीचे की तरफ इस रेंज में शायद खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन इस समय वो नो ट्रेड जोन ज्यादा समझ में आता है, तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं चाहे तो निफ्टी में ट्रेड आज के लिए। लेकिन एक क्लियर कट सलाह के लिए एक और एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ते हैं, निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंके अब मेरे साथ जोड़ा है। विकास, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, आज की रणनीति क्या होनी चाहिए निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जैसे कल जैसे सेल प्रेसिंग देखा मिला अपसाइड में, जैसे 8240 8270 के आसपास एक इमीडिएट रजिस्टेंस देखा जा चुका है। तो मेरी राय से आज भी मुझे एक लगता है कि आज मार्केट अगर थोड़ा भी यहाँ से प्लस पॉइंट में ओपन हो रहा है तो ऊपर में 8240 के ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बना चुका है। तो मैं भी यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए नीचे में 8100 8120 के आज के दिन में। मुझे लगता है कि एक से दो दिन में एक टारगेट अचीव हो सकते हैं डाउन साइड में। अप साइड में 80-40 के आसपास का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जैसे अगर निफ्टी 80-40 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो थोड़ा बहुत आ सकती है, बट अदरवाइज वहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो निफ्टी में एक्चुअली बिकवाली करने के मौके ढूंढे, 8120 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह है। अच्छा विकास जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी आशीष जी, जैसे कल महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड जेट एयरवेज में हमने एक सेलिंग प्रेशर देख चुके हैं, और मुझे लगता है जेट एयरवेज में अभी भी मुझे लगता है कि 330 और अपसाइड में 370 के आसपास के लेवल जो है एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो नीचे में 330 के टारगेट के लिए यहाँ पे जा सकता है, अपसाइड में 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखो 1200 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है कि 1130 और 1140 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ओके, तो निफ्टी में बिकवाली करने के मौके 8120 के टारगेट्स के लिए। जेट एयरवेज प्रेशर में इसीलिए भी ध्यान रखिए, कच्चा तेल अब 18 महीने के हाईस पे है, तो फंडामेंटली भी रीजन है और चार्ट्स पे भी कमजोर नजर आता है। 330 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह, और साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी बेचने के मौके ढूंढे, वहां पर 1130 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और चलिए कुछ और एक्सपर्ट्स जो हमारी टीम ने सुबह सुबह बातचीत करी, उनके ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर आएंगे, नोट डाउन कर सकते हैं आप। DerivativeTradingResearch.com के मनीष शर्मा साहब का मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को बेच के चलें 150 के टारगेट्स के लिए। मनीष मानते हैं कि बीएचईएल में भी बिकवाली करने के मौके होंगे और वहां पे 122 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर आते हुए। केआर चौकसी सिक्योरिटीज के हिमेन कपाडिया साहब का मानना है कि टीसीएस में खरीदारी करी जा सकती है। कल भी ध्यान रखें, कमजोर बाजार में टीसीएस हरे निशान में कामकाज कर रहा था। 2246 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह। और पुनीत किंद्रा जो कि बोनांजा पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मानना है इंजीनियर्स इंडिया, या कई लोग इसे ईआईएल के नाम से जानते हैं, इस स्टॉक में खरीदारी करें। 319 और उसके बाद 322 के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। और फाइनली आज की ट्रेडिंग कॉल जो लास्ट है पुनीत किंद्रा की तरफ से, टोरेंट पावर खरीदारी करने के मौके 193, उसके बाद 195 तक के टारगेट्स। और इनफैक्ट क्रॉम्पटन ग्रीज में भी पुनीत मानते हैं बिकवाली करने के मौके 58 से 59 के टारगेट्स के लिए। तो कई सारी ट्रेडिंग आइडियाज आप नोट डाउन नहीं कर पाए तो घबराएं नहीं, आपकी स्क्रीन के नीचे जो टिकर बैंड चल रहा है उसमें लगातार ये ट्रेडिंग आइडियाज मार्केट ओपनिंग से पहले आपको नजर आएंगे, आप जब चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन चलिए, तो टेक्निकल एस्पेक्ट की मार्केट्स की एक्सपर्ट से बातचीत करी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए, लेकिन आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से, यानी कि वो स्टॉक्स जो खबरों की वजह से आज एक्शन दिखाएंगे। मेरे साथ रोज की तरह मेरे सहयोगी हेमंत गई जुड़ चुके हैं। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए, टाटा मोटर्स के डीवीआर पर रखिए नजर, और पूरे के पूरे टाटा समूह के स्टॉक्स पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। साफ तौर पर जिस तरह से मॉर्गन स्टैनले ने कल अकस्मात खरीदारी करने की के लिए एक बुक लॉन्च करी है और करीब करीब 1.73% शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब क्लाइंट का नाम अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन लगता यही है कि टाटा ट्रस्ट खरीदना चाहता है टाटा मोटर्स के शेयर, और ये बुक लॉन्च हो चुकी है। तो आज सुबह सुबह आपको हिस्सेदारी खरीदती हुई दिखेगी। देखना होगा कि किस भाव पर ये खरीदी जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, जो भाव टाटा मॉर्गन स्टैनले ने बुक में अपना बताया है वो 454 का बताया है, यानी माफ कीजिएगा 499 का बताया है, और कल का क्लोजिंग प्राइस है 454, तो यानी 10% प्रीमियम पर वो खरीदना चाहते हैं। और इसीलिए कल हमने देखा
टाटा मोटर्स के एडीआर में करीब करीब 3% की रैली देखने को मिली, तो आज यहां पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। देखिए बड़ा ब्लॉक है, करीब करीब 2500 करोड़ रुपए की शेयर्स आज सुबह सुबह हाथ बदलते हुए दिखेंगे, तो यहां पर रखिएगा नजर। बजाज फाइनेंस ने कल अपने डिमोनेटाइजेशन के बाद इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करी है, जिसमें उन्होंने बताया कि डिमोनेटाइजेशन का झटका उनको काफी जोर से लगा है और वो कह रहे हैं कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंसिंग पर असर देखने को मिला है, कर्ज लेने वाले लोगों की संख्या घट गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं आप अर्निंग सीजन से पहले वो इन्वेस्टर्स को बताते हुए, ब्रीफ करते हुए, तो स्टॉक में यहां पर अपसाइड लिमिट होती हुई दिखेगी। काफी करेक्ट वैसे ये शेयर हो भी चुका है। ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर भी रखिए नजर। हम आपको कल भी बता रहे थे कि अमेरिका में ये कंपनी एक जेनरिक दवा कोलेस्ट्रॉल की लॉन्च कर रही है, जो इसने कल लॉन्च कर दिया और ये बड़ा ड्रग है, करीब करीब $2.6 बिलियन का इसका साइज है, तो ग्लेनमार्क के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा ओएनजीसी पर रखिए नजर। एक तो कच्चा तेल में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, उसका फायदा तो इस कंपनी को मिल ही रहा है। साथ ही अक्टूबर अंत में आपको याद होगा इन्होंने अनाउंस किया था कि 2 शेयर पर 1 का बोनस देंगे, उसको भी शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। फोर्टिस हेल्थ केयर, ये प्रमुख अखबारों में खबर आई है कि प्राइवेट इक्विटी का फर्म है टीपीजी, वो 26% हिस्सेदारी खरीद सकती है। देखिए मलविंदर सिंह जो और जो सिंह ब्रदर्स हैं वो थोड़ी दिक्कत में हैं और कारोबार को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। खबरें बीच में तो ये भी आई थी कि वो फोर्टिस में पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, लेकिन अब आप देखिए 26% हिस्सेदारी टीपीजी खरीद सकता है, ये खबरें आती हुई। इससे पहले भी इन्होंने पूरी रिस्ट्रक्चरिंग करी है इस कारोबार की। आपको याद होगा अगस्त में डायग्नोस्टिक कारोबार जो था उसको हाइव ऑफ करके अलग से लिस्ट कराया था। तो फोर्टिस हेल्थ केयर, ये वो स्टॉक है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए आज। ओके, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबर की वजह से फोकस में रहेंगे। बजाज फाइनेंस के लिए एक नोटबंदी के चलते खराब खबर आती हुई, अदरवाइज जो स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट करें, खासतौर पे टाटा मोटर्स और इनफैक्ट मेरे ख्याल से तमाम टाटा ग्रुप कंपनीज आज एक्शन में रह सकती हैं। प्रोमोटर्स की अगर जो बज है, जो अटकलें हैं कि टाटा सन्स खरीदारी कर रहे हैं, तो ये पूरा पैक फोकस में रखिए आप। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर भी नजर डाल लीजिए। रिजल्ट्स के लिए आज से एक इंपॉर्टेंट दिन है लंबे अरसे बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आज कोल इंडिया के नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा एमटेक ऑटो, एचडीआईएल, हिंदुस्तान कॉपर, बजाज हिंदुस्तान, कावेरी सीड्स, और लंबी लिस्ट है उन कंपनीज की, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज की, जो अपने तिमाही रिजल्ट्स आज घोषित करेंगे। इन सब के अलावा ब्याज दरों पर फेड की अहम बैठक आज से शुरू होगी। 2 दिनों की बैठक है, कल देर शाम वो आउटकम आना है। टीसीएस की ईजीएम है, तो टाटा मोटर्स तो फोकस में उस बाइंग के चलते मॉर्गन स्टैनली ने जो बुक लॉन्च करी है। टीसीएस की ईजीएम आज है, मिस्त्री साहब को डायरेक्टर पद से हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। नवंबर के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आने इंपॉर्टेंट है कि नोटबंदी के बाद किस तरह से ये मूव करता है, ये जानना चाहेंगे सब लोग। डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल डीजल खरीदने पर 3/4% की आज से छूट मिलेगी, और 3 दिन की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे बैंक, तो फिर से शायद हमें एटीएम्स, बैंक्स के बाहर लाइन लगानी पड़ेगी। 3 दिनों का ये लंबा ब्रेक मिल गया है। चलिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो कोल इंडिया के रिजल्ट्स होंगे नतीजों के लिहाज से। साथ साथ कल कमोडिटीज, करेंसी मार्केट्स बंद थे, सिर्फ लेट इवनिंग सेशन था, तो आज कमोडिटीज और करेंसी मार्केट्स में क्या हो स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज कोल इंडिया के तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या एक्सपेक्टेड है? हमने हेडलाइन में कहा था एक कमजोर नंबर्स। डिटेल में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब जुड़ते हुए। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या एक्सपेक्टेड है कोल इंडिया के नंबर्स से? बाजार बंद होने के बाद करीब 4:30-5 बजे के आसपास ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जब बदलाव हुए हैं उसका असर इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। इसके लिए आपको दरअसल पूरी तरह से नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, आपको ग्रोथ रेट पे नजर रखना होगा, और ज्यादा असर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बदलाव है उसका इस कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिट में होता है, आय में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक कंपनी के परफॉर्मेंस की बात है, 5 साल में पहली बार हुआ है ये कंपनी के जहां सेल्स वॉल्यूम में एक गिरावट देखने मिली 5% की, तो जाहिर सी बात है कंपनी के जो नतीजे है वो कमजोर रहेंगे। कंपनी के जो एफएसए वॉल्यूम्स है उसमें करीब 5 से 6% के आसपास की गिरावट होगी, क्योंकि जो पावर कंपनीज है उससे ज्यादा डिमांड
डिमांड आ नहीं रही है, तो उसके कारण कंपनी के जो वॉल्यूम्स है वो कमजोर रहेंगे। हालांकि वहां कुछ कंपनी ने प्राइस हाइक ली थी, तो कुछ हद तक फायदा कंपनी के एफएसआई रियलाइजेशन में आपको देखने मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि कंपनी के जो ई ऑप्शन सेल्स है उसमें बढ़त जरूर हुई है, लेकिन प्राइसेस वहां कुछ हद तक कमजोर रही है। तो इसके लिए हमारा अनुमान है कि कंपनी की जो कुल आय है, ओवरऑल ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है उसमें करीब 5% के आसपास गिरावट होगी। कंपनी के जो मार्जिन है उसमें भी करीब 90 से 100 बेसिस पॉइंट यानी करीब 1% के आसपास की गिरावट हो सकती है। एक तो इसका कारण है क्योंकि प्राइसेस ज्यादा बेहतर नहीं थी, साथ ही साथ कंपनी की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और इसके लिए मार्जिन में गिरावट होगी। वहीं मुनाफे में भी करीब 12 से 12.5% के आसपास की गिरावट हो सकती है। तो सेल्स वॉल्यूम कमजोर थे, प्राइसेस में भी कुछ ज्यादा बेहतर थी नहीं, तो इसके लिए कंपनी के जो नतीजे इस बार कुछ हद तक कमजोर ही रहेंगे। ओके, तो कोल इंडिया बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे और एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट्स कमजोर रहेंगे। कल ये स्टॉक भी दिन के लोज पे जाके ध्यान रखे बंद हुआ था। लेकिन चलिए, कमोडिटीज और करेंसी में आज कैसा एक्शन होगा, क्या होंगी टॉप स्ट्रैटेजीज। एंजल ब्रोकिंग अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या दाव लगाऊं सर आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जैसा कि हमने देखा था कल क्रूड में एक अच्छा मोमेंटम था, अपसाइड मोमेंटम। मुझे लगता है कि अभी ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट मुझे लगता है कि कल गैप अप की वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया था। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रूड में ट्रेंड पॉजिटिव ही है, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर है वो सारे पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि क्रूड में आज भी इंट्राडे के लिए बाय करना चाहिए। करीबन टारगेट ऊपर आ सकता है करीबन 3650 रुपए तक। ओके, तो क्रूड में खरीदारी करने के मौके 3650 के टारगेट्स के लिए, सोना बेचने की सलाह 27300 के टारगेट्स के लिए, और रुपया भी बेचने के मौके ढूंढने, यानी कि रुपया आज शायद ट्रेड में मजबूत होगा। 6720 के टारगेट्स। एंजल ब्रोकिंग की, एंजल कमोडिटीज की तमाम रणनीतियां आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर सकते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी अब मजबूती के इंडिकेशंस देता हुआ 1/4% बढ़त के साथ कामकाज। तो दिन के लोज से कुछ सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन आज टाटा ग्रुप फोकस में रहेगा। टाटा मोटर्स वो मॉर्गन स्टैनली की बुक जो खुली है, और टीसीएस की ईजीएम मिस्त्री साहब को हटाने के लिए टाटा ग्रुप पर रडार पे रखें। और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।